सर, मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने क्यों कहा कि अगर बीजेपी गलती से भी बिहार में हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे? महागठबंधन के नेताओं को अमित शाह की बात इतनी बुरी क्यों लगी कि वो चुनाव आयोग से शिकायत करने चले गए? बिहार की चुनावी राजनीति में शुरू इस नए बवाल पर ही आज हम करेंगे बड़ी बहस। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक दिन पहले बिहार के बेतिया में एक चुनावी रैली की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी गलती से भी हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह ने भी मोदी विरोधियों को पाकिस्तान की ही याद दिलाई थी। बवाल तब भी मचा था और इस बार अमित शाह के बयान पर तो महागठबंधन के नेता आग बबूला हो गए हैं। महागठबंधन ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है कि अमित शाह धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि अमित शाह के बयान पर विवाद के बारे में बीजेपी का आरोप यही है कि महागठबंधन इसे धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि बिहार में बीजेपी अगर हारती है तो पाकिस्तान में पटाखे क्यों फूटेंगे? अमित शाह के बयान पर इतना बवाल क्यों? गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान तो बिन बात के भी बवाल मच रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने तो फिर भी बड़ी बात कह दी। मित्रों, गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई, गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। शाह के इस चुनावी बयान की चिंगारी को हवा देने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तो लहजे का लिहाज तक भूल गए। अमित शाह नरभक्षी जो है, भाजपा का जो अध्यक्ष है, ये बिल्कुल पागल हो गया है। This is the old practice of the Bharatiya Janata Party. They have practices in Gujarat. This communalization, this card they have played, the desperate card to win a losing election. मैंने सच्चाई का इस्तेमाल किया है कि अगर बीजेपी जीतेगी तो पूरे देश में दिवाली मनाएंगे लोग, और ये लोग अगर गलती से भी जीत गए तो शहाबुद्दीन जैसे लोग खुश होंगे और पाकिस्तान के अंदर पटाखे छोड़े जाएंगे। बयान पर बयान देकर जी नहीं भरा तो महागठबंधन के नेता अमित शाह की शिकायत करने चुनाव आयोग जा पहुंचे। हमने ये मांग की कि धार्मिक भावनाएं भड़काने, बिहारियों के राष्ट्रवाद का अपमान करने, हमारे राष्ट्रवाद को चुनौती देने, इसको इन सब धाराओं को लेकर भाजपा के नेताओं पर और अमित शाह जी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अमित शाह जी ने कल जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो बिहार के पिछड़े, दलित, मेहनतकश और वंचित समाज के लोगों का अपमान, इसलिए इनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज होनी चाहिए और गुजरात की तर्ज पर इनको तड़ी पार भी किया जाना चाहिए। अब बिहार में सारी सियासी बहस इसी सवाल पर अटक गई है कि क्या सचमुच बिहार में बीजेपी की हार पर पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे? आखिर अमित शाह के इस बयान का मतलब है क्या? जब सबसे बड़ा आदमी सबसे छोटी बात कहेगा तो उसका संदेश बहुत बुरा जाएगा। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। भाजपा के अध्यक्ष जी ने कहा है कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, बहुत हल्की बात है। बिहार के चुनाव में उनके साथी संगी और उनके जो हित रक्षक है वो अगर जीते तो हम पटाखे बजाएंगे, तो दर्द यहां होता है। तो कहीं न कहीं जो इशारा है, जो सच्चाई है वो सामने आती है। विरोधी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि पाकिस्तान के बहाने अमित शाह ने धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की है, जबकि बीजेपी के नेताओं ने यही आरोप महागठबंधन पर लगाया है और चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करा दी है। लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के लिए नरभक्षी विक्षिप्त हो गया है जैसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया, जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है और उसके साथ ही साथ जो कानून है, चुनावी कानून, उसका पूरी तरह से खुले तौर से उल्लंघन है।
बिहार में 3 दौर की वोटिंग हो चुकी है। चौथे दौर के लिए प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन जाति और धर्म के नाम पर राजनीति का जो खुला खेल पहले दिन से शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। चुनाव प्रचार का हाल देखने के बाद ये सवाल जस का तस है कि क्या बिहार में लोकतंत्र जाति और धर्म के चक्रव्यूह से कभी बाहर निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो 3 दौर का मतदान हो चुका है और ऐसे ऐसे बयान सुनने को मिल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं, यकीनी तौर पर इस पर बहस करना लाजमी हो जाता है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, हरिवंश जी वरिष्ठ नेता जेडीयू के हमारे साथ पटना से जुड़े हैं, प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ पटना से जुड़े हैं, AK वाजपेयी एलजेपी के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद है, MK सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में है और आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं जीवीएल नरसिम्हा राव के पास चलूंगी। नरसिम्हा राव जी, ये आरोप लगने लगा है, अब इस तरह की बात कही जाने लगी है कि बिहार में जब भी वोट की बात आती है तो बीजेपी के नेताओं को पाकिस्तान याद आने लगता है, क्यों? शीतल जी, यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन बहुत बड़े स्तर पर हम जीतने वाले हैं। ये 2/3 बहुमत लेके आने वाले हैं, लेकिन इस गठबंधन का जो सही चेहरा जो है ये जनता के सामने रखना हमारा एक कर्तव्य है। और जिस प्रकार की राजनीति जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और जेडीयू ने और आरजेडी ने किया है, इसको जनता के समक्ष रखना हमारा दायित्व है। और जिस प्रकार नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में जिस प्रकार वो सॉफ्ट ऑन टेरर, आतंकवाद के प्रति अपने संवेदनशीलता जताते रहे, जिस प्रकार सोनिया गांधी जताती रही, मैं कई उदाहरण दूंगा। जब यासीन भटकल को अरेस्ट किया गया बिहार में, इंडो नेपाल के बॉर्डर पर, नीतीश कुमार भटक गए थे। वो कह रहे थे हमें इनको ये मंजूर नहीं है, आप यहां हम इनका इंट्रोगेशन नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने एनआईए को उनको सौंप दिया तुरंत और उनकी रिमांड लेने के लिए भी उन्होंने अपने विरोध जताया था। और जब कर्नाटक में और एक काफिर नाम का किसी आतंकवाद को पकड़ा, वो बिहार के दरभंगा से आते हैं, नीतीश कुमार आपत्ति जताई थी। आपकी हिम्मत कैसी हुई, हमारे राज्य की आतंकवाद को आप कैसे पकड़ा? और उन्होंने चिदंबरम को चिट्ठी लिखकर चिदंबरम से बातचीत कर अपने विरोध जताया था। और जब इशरत जहां जो एक कंफर्म टेररिस्ट है उसके बात आती है, वो बार बार अपने चेस्ट थंपिंग करते हुए कहते हैं ये बिहार की बेटी है, ये हमारी बेटी है। क्या इसमें राजनीति वोट बैंक राजनीति नहीं झलकती है? क्या इसमें आतंकवादियों के तरह उनकी प्रेम नहीं दिखाता है? जब सोनिया गांधी कहती है कि सोनिया गांधी ने आंसू बहाया, कब आंसू बहाया? जब आप ये कहना चाह रहे हैं एनकाउंटर में राव सोनिया गांधी रो पड़ी है। राव साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो और उनकी सरकार आतंक और आतंकियों की पक्ष कर रही है, ये आप कहना चाह रहे हैं? एक सेंटेंस जो पाक स्पॉन्सर, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो भारत के अंदर पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट किया है, जिन आतंकवादियों को, यासीन भट्टल को समेत पाकिस्तान ने ट्रेन करके भारत के खिलाफ उनको उत्साया, ऐसे आतंकवादियों के तरह जो नीतीश कुमार की जो प्रेम और मोहब्बत है, क्या ये आतंकवादियों को अक्रॉस द बॉर्डर ये उनको प्रेरित नहीं करेगा? क्या पाकिस्तान में जो आतंकी है, जो खुलेआम मुशर्रफ कह रहे हैं ये सारे आतंकी हमारे लिए देशभक्त है, तो उनके लिए यासीन भटकल भी देशभक्त है उनके लिए। तो इसलिए जो समानता है तो ये स्वाभाविक है। ऐसे गठबंधन की यदि जीत होती है, पाकिस्तान को लगेगा हमें कुछ एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमारे आतंकवादियों को प्रेम करने वाले, ठीक है, आपका पक्ष हमने समझ लिया। अब मैं हरिवंश जी से इस पर रिएक्शन लूंगी। हरिवंश जी, सीधा आरोप बीजेपी ये लगा रही है नीतीश कुमार पर, आपकी सरकार पर, कि आप आतंक करने वालों के पक्षधर रहे हैं और इसलिए उन्हें ये बयान देना पड़ा कि अगर आप जीतते हैं तो पाकिस्तान में पटाखे मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह धैर्य से मैंने आरोप सुने उसी तरह धैर्य से मेरे जवाब भी सुने जाएंगे। पहली चीज
कि ये बयान अमित शाह बिल्कुल भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर देते हैं कि अगर बीजेपी यहां हारती है तो पाकिस्तान में दिवाली होगी। यह कब बयान देते हैं? जब 3 चरणों के चुनाव में यह सूचना मिल जाती है कि वो भारी हार का सामना कर रहे हैं, तब प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह और नीचे तक के लोग उनके एक ही स्वर में बोलते हैं और फिर लगातार उस पर विज्ञापन अखबारों में, लगातार विज्ञापन विजुअल मीडिया पर दिखाए जाते हैं। इसके पहले 3 चरणों में उनकी रणनीति विफल हो गई थी। अब उनको लगा कि हमारी एकमात्र पूंजी समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ करके वोट पाने की है, उसकी शरण उन्होंने ली। पहली चीज मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आदर्श चुनाव संहिता का पहला बिंदु है कि सामान्य आचरण जो अपेक्षा की जाती है हर एक दल से, उसमें यह कि किसी तरह का सामाजिक विद्वेष वो नहीं पैदा करेंगे, लेकिन उसका खुलेआम उल्लंघन और वो भी सत्ताधारी दल द्वारा, जिससे अपेक्षा की जाती है कि सत्ताधारी दल एक जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा। सत्ताधारी दल के बारे में आदर्श चुनाव संहिता में और अलग से काफी चीजें दी गई है जो उनसे अपेक्षा है। इस तरह के इर्रिस्पॉन्सिबल बयान और जिसका उल्लेख अभी मैंने सुना कि कई आतंकवादियों का उल्लेख किया जा रहा था, ये सारी गलत बातें उस विज्ञापन में दी गई है। इलेक्शन कमीशन को स्वतः उस पर संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। नहीं, जो इन्होंने आप पे आरोप लगाया हरिवंश जी, जो संगीन आरोप, जो गंभीर आरोप उन्होंने लगाया नीतीश कुमार पर, आपकी सरकार पर, कि आप आतंक फैलाने वालों को प्रेरित, उनको संरक्षण देते हैं, उनके हिमायती हितैषी हैं, इसका आप जवाब नहीं दे रहे। आप इतना संगीन आरोप लगाया उन्होंने। बिल्कुल गलत और निराधार आरोप है ये। नीतीश जी के मीडिया में दिखाता हूँ ये सारे आरोप। सिचुएशन जो बिहार में हुई, कोई दोबारा नहीं उसको साकार कर सकता। बीजेपी के कार्यकाल में कभी ऐसी स्थिति नहीं किसी राज्य में दिखाई देगी। जो गुजरात फर्जी इनकाउंटर के लिए जाना जाता है, उस गुजरात और इससे जहां की बात हो रही है, जहां के बारे में वहां उनके बीजेपी के अध्यक्ष जेल जा चुके हैं, सीबीआई से अपेक्षा की जाती है कि उनको उस मामले में दोबारा चार्जशीट करेगी जो मुकदमा फाइल नहीं हो रहा है। तो आपको गुजरात में जो चीजें हुई, जिस तरह से मुठभेड़ हुए, तो बिहार में तो नहीं मिलेगा। माना है नहीं माना है, पूरी तरह से चुनाव का सांप्रदायिकरण है। क्या आपने ईश्वर चौहान बिहार की बेटी करार दिया? नहीं करार चुनाव को हारते हुए देख करके बीजेपी ने अंतिम दाव खेला है। मैंने कुछ गलत कहा? मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय राव साहब कुछ बिहार के विकास में बोलिए। जनता पार्टी का आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को समाज के अलग अलग आप जवाब दीजिए। रणनीति आप केवल बांटना चाहते हैं। ये 3 चरण के चुनाव से स्पष्ट होकर के आप केवल जाति और धर्म पे अच्छा ठीक है। मैं आप लोगों के पास फिर आऊंगी, और भी मेहमान हैं, मुझे उनके पास नहीं जाना, आप दोनों के पास फिर आऊंगी, क्योंकि नवल किशोर बार बार कुछ कहने के लिए हाथ उठा रहे हैं, उनके पास चलूंगी। लेकिन उससे पहले एक करेक्शन, ए के वाजपेयी जो हमारे साथ बैठे हैं वो एलजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रवक्ता भी हैं, उनके पास भी मैं आऊंगी, एनके सिंह साहब के पास भी आऊंगी। लेकिन नवल किशोर साहब, आप काफी कुछ कहना चाह रहे हैं, पर उसमें मैं एक सवाल जोड़ देना चाहती हूँ, फिर आप मिलकर जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पर भाषा में नियंत्रण की बात की जा रही थी, भाषा के आचरण की बात की जा रही थी, तो लालू यादव नरभक्षी इस तरह के शब्द का अगर इस्तेमाल करते हैं, वो आपको सही लगता है क्या? नरभक्षी किसी नेता को कहना, ये किस तरह की शब्दावली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आरएसएस, बीजेपी और आज बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह, इनका शुरू से ही यही तरीका रहा है, तौर तरीका रहा है। चुनाव के दौरान में यह समाज को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे पोलराइज करके और वहां पे चुनाव लड़ते हैं, और समय समय पे बीच बीच में वह केवल विकास का नाम लेते हैं। वास्तव में विकास के कोई एजेंडा इनके पास नहीं है, और यही कारण है कि इनको पाकिस्तान को याद करना पड़ता है, इनको नवल किशोर साहब, याद करना पड़ता है। अमित शाह ने जो कहा ठीक है, आपको पसंद नहीं आया, छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए कि नरभक्षी अमित शाह को इस आधार पे कहना कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है? ये शब्दावली थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है ये? अमित शाह नहीं आया, छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए कि नरभक्षी अमित शाह को इस आधार पे कहना कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है?
ये शब्दावली थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है ये अमित शाह जिस तरह का आचरण करते हैं, जिस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, और देखिए जिस तरह की वो बात करते हैं, ये इनके पास कोई दूसरी राजनीति नहीं है। दलित और दादरी पे ये फेल हो चुके हैं। सीडी उन्होंने लाने का कोशिश किया, उसमें भी फेल हो चुके हैं। और 3 चरण में जब ये हार निश्चित हो रहे हैं तो अमित शाह को सबसे ज्यादा दर्द और खतरा है, आप उन्हें नरभक्षी उनको कहने के लगता लिए है आपको छूट कि मिल गई। सबसे पहले उनके कुर्सी खतरे में आप जाएगी। मुझे नरभक्षी का जवाब नहीं दे रहे। हालांकि इसके खिलाफ शिकायत हो चुकी है औपचारिक। देखिए अमित शाह जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से यह साबित हो गया है कि अमित शाह के पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। उनको याद होना चाहिए कि बिहार की जनता इतनी जानकारी रखती है, इतना बुद्धि है कि सबसे पहले उनको यहाँ से भगाएगी। उनकी बातों इसके पहले भी निंदा कीजिए। मंडल लागू हुआ ये जिस तरह की राजनीति और जिस तरह की शब्दावली हम देख रहे हैं, वाकई इतना गिरा हुआ स्तर, शैतान, पिशाच, नरभक्षी, तांत्रिक, मतलब ये किस दौर की बात कर रहे हैं हम? कबूतर काटना, ये कौन सा दौर है? पिछले 40 साल में मैंने इतना डीजेनरेशन पॉलिटिकल डिस्कोर्स का नहीं देखा है। जिस तरह की भाषा प्रयोग रही 40 साल में तो हमने नहीं देखा। और ये माना जाता है डेमोक्रेसी में कि जैसे जैसे समय बीतता है डेमोक्रेसी समुन्नत होती है और इसमें शालीनता आती है। ब्रिटेन इसका एग्जाम्पल रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह की शब्दावली, कभी 3 इडियट्स होता है तो उसका काउंटर में आता है नरभक्षी। मुझे लग नहीं रहा है कि कोई वाकई चुनाव हो रहा है और शालीन तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उसमें बड़ा बेसिक चीज है, जैसे जैसे ये कास्ट, जैसे कि मान लीजिए कि लालू यादव, एक इंटरव्यू में मैंने देखा वो कह रहे थे कि नहीं कोई जंगल राज नहीं था, ये अपर कास्ट का था। जब क्लियरली आपने आइडेंटिटी अपनी मान ली है कि अपर कास्ट वर्सेस, ये आप कहते हैं कि अपर कास्ट का वो कहना था, तो उसके काउंटर में कम्युनल पोलराइजेशन करेंगे। अगर आप कास्ट पोलराइजेशन, बैकवर्ड फॉरवर्ड पोलराइजेशन कर रहे हैं तो उसके काउंटर में, हालांकि नहीं होना चाहिए कभी भी, लेकिन उसके काउंटर में देखिए कितना बढ़िया ब्रैकेटिंग है। अमित शाह 2 चीजें कहते हैं, और 5th फेज के इलेक्शन में मुसलमान काफी ज्यादा है, यादव बहुत ज्यादा है, तो 5th फेज के इलेक्शन आते आते ये सिलसिला शुरू हुआ, इसके पहले नहीं था। उसमें उन्होंने 2 चीजें कही कि अगर बीजेपी हारती है तो पाकिस्तान में पटाखे बजेंगे। उसी के साथ अगला जब सीवान पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि और शहाबुद्दीन खुश होगा। अब जरा गौर कीजिएगा, पाकिस्तान में पटाखे भी बजते हैं, शहाबुद्दीन खुश होगा, तो नेचुरली वो ये प्योरली कॉम्युनल है, क्योंकि वो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान दो लोग खुश होंगे, शहाबुद्दीन खुश होगा, पाकिस्तान खुश होगा। शहाबुद्दीन कह सकते हैं कि क्रिमिनल की वजह से मैंने कहा था, लेकिन फैक्ट ये कि उसकी कम्युनिटेरियन आइडेंटिटी जो है वो स्टैब्लिश करना चाहते थे। तो सीधा सीधा कम्युनल वॉर चल रहा है कि हम कम्युनल कंसोलिडेशन करेंगे, तुम बैकवर्ड फॉरवर्ड करो, तुम कास्ट कंसोलिडेशन करो। और नेचुरली क्यों नहीं करेंगे? अगर कम्युनल कास्ट कंसोलिडेशन से 54% बैकवर्ड मिल सकता है तो कम्युनल कंसोलिडेशन से 80% मिलेगा। ये बीजेपी देख रही है। तो बहुत सीधा सा है कि डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी कर दी गई है। और अगर पूरा देखें, मैंने अभी जोड़ा तो नरभक्षी कहना आप समझ सकते हैं बेहद गलत है। नरभक्षी कहना मतलब प्रजातंत्र में किसी को नरभक्षी आप कह देंगे, हत्यारा भी नहीं कह रहे, नरभक्षी तो बड़ा घिनौना सा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं, एक सम्मानित जो पार्टी के लीडर है उनको 3 इडियट्स कहा जाता है। उसके बाद काला कबूतर काट के, मिर्चा लगा के और उसका नजर उतारो वगैरह वगैरह, तांत्रिक वो करते हैं। फिर शैतान का वर्ड आता है, शैतान बैठ गया था उसको रिपीट करते हैं, ये पिशाच। हाँ, तो ये सीधा चल रहा है कि नहीं, हम अपने अपने टारगेट अब वहां पे आ गए हैं कि कोई चुनाव का आचार संहिता वगैरह का कोई मतलब नहीं है। और खुला खेल है, नो होल्ड्स बार्ड, जिस अंग्रेजी में कहते हैं। ये वो युद्ध हो गया है जिसमें अब कोई पकड़ वर्जित नहीं है, जिस तरह से चाहो प्रतिद्वंदी को पटको। तो कोई कास्ट कंसोलिडेशन कर रहा है, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहा है, और कुल मिला के पॉलिटिकल डिस्कोर्स बेहद नीचे चला गया है। बिल्कुल नो होल्ड्स बार्ड, बिल्कुल ये स्थिति पैदा हो गई है। वाजपेयी जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो राव साहब आपके पास, ये इलेक्शन की तू मैं चल रही है, उधर से भी बाहर हो रहे हैं, इधर से भी बाहर हो रहे हैं। लेकिन आज विषय ये है कि पाकिस्तान में दिवाली मनेगी, ये अमित शाह जी ने बयान दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी करके और एक खास वर्ग का वोट लेने की स्वतंत्रता उनको है? पिछले 60 साल से ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या डेवलपमेंट मुस्लिम समाज का हुआ है या एक खास वर्ग का हुआ है?
तो ये सत्यता है, उस सत्यता से ये परे नहीं भाग सकते हैं। और 1990 के दशक में जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया था, चाहे वो कांग्रेस ने किया था, चाहे ये लालू यादव ने किया था, चाहे नीतीश कुमार ने किया था, अब वो चलने वाला नहीं है। समझना पड़ेगा बिहार की जनता को कि इशू डेवलपमेंट है, बयान देने से भड़काने से ये वोट मिलने वाला है नहीं। और जिस तरह की रैली में भीड़ होती है मोदी जी की, वो किस लिए हो रही है? वहां का युवा वर्ग भी जा रहा है, बुजुर्ग भी जा रहा है, महिलाएं भी जा रही हैं। वो बिहार के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। आज तक 60 सालों में बिहार में एक कारखाना बताइए, शुरू में कुछ कारखाने लगे थे लेकिन सब बंद हैं। एक कहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कहां से एग्रीकल्चर बेस बढ़ेगा? नेपाल से बाढ़ आती है, सारी की सारी फसल बह जाती है। बिल्कुल, विकास के मुद्दे बात करें ना, पीछे छूट गए हैं। ये जो शब्दावली हम सुन रहे हैं उसके चलते कांग्रेस का लेकिन ये कहना है कि क्योंकि चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, ऐसा कांग्रेस मानती है, इसलिए अब इस तरह के डेस्परेट बयान आ रहे हैं। इस पर हम कांग्रेस का भी रिएक्शन लेंगे। तमाम हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। चुनाव में शब्दों की ये जो जगलरी चल रही है, उस दौरान विकास का मुद्दा कहीं दूर पीछे छूटा हुआ सा दिखाई दे रहा है। और सोशल साइट्स पर ये मजाक चल रहा है, अक्सर ये कहा जा रहा है कि बिहार के चुनाव में बाहुबल, धर्म, जाति का मसाला थोक के भाव और विकास स्वादानुसार। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा के पास चलूंगी। मिश्रा जी, आखिर बिहार के चुनाव को जाति और धर्म के वोट बैंक की लेबोरेटरी बनाने का खेल कब तक चलता रहेगा? कोई विकास की बात नहीं कर रहा है, सोच ही नहीं रहा विकास के बारे में। देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि कोई विकास की बात नहीं कर रहा है। हमारे गठबंधन के नेता श्री नीतीश कुमार जी, आप उनके भाषणों को देखिए, उनके वक्तव्यों को देखिए, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए, पूरी शालीनता से वो अपने एजेंडा की बात करते हैं जो उनकी सोच है। ये कहां से शुरू हुआ? जब प्रधानमंत्री पहली बार बिहार आए जुलाई में और उन्होंने डीएनए का सवाल उठाया, तो स्वाभाविक है अगर आप अमर्यादित बयान देंगे तो राजनीति में उसकी भी प्रतिक्रिया होगी। और उसी फलस्वरूप राष्ट्रीय जनता दल के नेता की तरफ से कई बयान आए और बीजेपी की तरफ से भी आए। तो सवाल है कि विकास के नाम पर बात करना और विकास का क्रियान्वयन करना दोनों अलग चीजें हैं। और सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ रही है और वो एक तरह से बिहार में हारी भी बाजी लड़ रही है। पर बात करना और विकास का क्रियान्वयन करना दोनों अलग चीजें हैं। और सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ रही है और वो एक तरह से बिहार में हारी भी बाजी लड़ रही है। उसे सारे हथकंडे अपना लिए, उसे कहीं समर्थन नहीं मिल रहा है। तो स्वाभाविक है उनका सबसे प्रिय एजेंडा है कि सांप्रदायिकता फैलाओ, किसी तरह से पाकिस्तान की बात कर लो, शहाबुद्दीन की बात करो, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये बिहार के जनता का अपमान नहीं तो और क्या है कि अगर कोई बीजेपी को वोट न दे तो एक बार कहते हैं कि सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, अब कहते हैं कि यहां पाकिस्तान में खुशी मनाई जाएगी। अरे पाकिस्तान में खुशी तो उस दिन मनाई गई जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और आपने नवाज शरीफ जी को बुलाया, गले मिले, सारी सॉल्ट डिप्लोमेसी आपने स्टार्ट किया, आम आपने भेजे। लगातार पाकिस्तान गोलाबारी हमारे ऊपर कर रहा है, 56 इंच का सीना कहां है किसी को पता नहीं है। तो पाकिस्तान की हरकतों में, भारत विरोधी हरकतों में वृद्धि तब से हुई है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और बीजेपी सत्ता में आई है। जब जिन्ना के मजार पे आडवाणी जी गए थे शीश झुकाने के लिए, उस समय क्या हुआ था? कहां पर पटाखे छूटे गए थे? तो कई ऐसी चीजें हैं। आप मुशर्रफ का नाम जीवीएल यहां ले रहे हैं। मुशर्रफ जी का बिरयानी पर इन्विटेशन वाजपेयी जी ने दिया था जब वो कारगिल कर चुके थे घुसपैठ। नवाज शरीफ से आपने हाथ मिलाया जब कारगिल घुसपैठ हो चुका था। और आप आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। हाफिज सईद को हवाई जहाज में बैठाकर, सुनिए, हाफिज सईद को हवाई जहाज में बैठाकर पूरे देश के तरह पर अफगानिस्तान में कौन छोड़ने गया था? भारतीय जनता पार्टी के विदेश मंत्री नहीं गए थे क्या? बीजेपी का नेता नहीं गया था क्या? आप कौन सी बातें कर रहे हैं? मौलाना मसूद अजहर तो अभी भी पाकिस्तान में। राव साहब इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। राव साहब, मसूद अजहर आप किसको छोड़ने गए? सवाल है नहीं, राव जवाब दो, उससे पहले सुन लें। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, श्वेता जी, पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान में इनके बहुत हमदर्दी करने वाले लोग हैं। ये साफ
नहीं, यदि पाकिस्तान को प्रभावित करने की कोशिश ये नहीं है, ये क्या है मुझे समझा दीजिए। जेडीयू के नेता, मैंने जो भी आरोप लगाए, नरसिम्हा राव इसमें क्या लिखा है? नहीं शीतल जी, ये सही नहीं है, बार-बार इस तरह डिस्कस कर रहे हैं। आप जो फोन पे दिखा रहे हैं उसको ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप पढ़ के सुना दें। गलत तथ्य है। हेडलाइन तो हमें भी पता चलेगा कि आप दिखाना क्या चाह रहे हैं, वो हम पढ़ नहीं पा रहे स्क्रीन पर, आप पढ़ के सुना दीजिए डॉन का जो आप स्टेटमेंट दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं पढ़कर सुनाऊंगा आपको। नो, एक तो पहले मैंने जो स्टेटमेंट्स कहा, जिसके तहत मैंने ये साबित किया कि नीतीश कुमार जी का आतंकवादियों के साथ उनका प्रेम है, उनका संवेदनशीलता है। मैंने तीन ऐसे विषय दिखाया। नहीं, वो उसका खंडन नहीं हो रहा है। फालतू बातें तो आप कबूल करिए कि आप आतंकवाद को प्रेरित करते हैं। मैंने तीन विषय अभी मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, इंडिया टुडे, ये मीडिया में छपे गए इश्यूज हैं। गलत बात है। नहीं, ये सारे आप झूठ बोल क्या आप झूठ बोल रहे हैं? क्या इंडिया टुडे झूठ बोल रही है? आप चुनाव हार, क्या इंडियन एक्सप्रेस झूठ बोल रही है? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, मैं दिखा दूं आपको, मैं नेट पर दिखा दूं। ये आप थोड़ा तो शर्म करिए, थोड़ा तो शर्म करिए। चैलेंज करता हूं, मैं नेट से बोल रहा हूं। आप ये आधार बातें बोल रहे हैं। एक सेकंड शीतल जी, हाँ, पढ़ के सुना दीजिए। ये मैंने 3 आरोप लगाया, मैं तीनों आपको नेट पे दिखाता हूं। आपने इशरत जहां को आपकी बेटी, बिहार की बेटी के रूप में आपने प्रस्तुत किया है। ये सही है या गलत? ये इंडिया टुडे का वेबसाइट है, ये भारतीय जनता पार्टी का साइट नहीं है। पिछले 18 महीने जेडीयू ने इनको इशरत जहां को अपना बेटी कहा है। आपने पढ़ के सुनाइए। प्रधानमंत्री की लगातार, तो ये जो भी मैंने कहा, ये सारे तत्वों के आधारित है। कि पुनः ये कम्युनल कार्ड खेल करके थोड़ा बहुत आप आभार बचाने। नहीं, ये देखिए, ये दूसरा स्टेटमेंट। इसलिए शीतल जी, होने वाला नहीं। पढ़ के सुना दीजिए, पढ़ के हम देख नहीं पा मेरे रहे पास कोई जवाब नहीं है। आप पूरी तरह से नहीं, शीतल जी सुनाता हूँ एक बिहार में सेकंड। कोई शीतल जी, आप इनको रोक लीजिए। ठीक है, आप पढ़ के इनको सुनाइए, हम सुन रहे हैं एक्सपोज कर रहा हूं सभी। मैं आपको। पढ़िए, हम सभी सुन रहे हैं। ये एनडीटीवी के ऊपर वेबसाइट, ये एनडीटीवी के वेबसाइट पर है। ये देखिए, साधन नहीं है अरेस्ट ऑफ, यहाँ पर कोई नहीं, अच्छा, एक सुन बार लीजिए सुन लीजिए, प्लीज। ना, आप आतंकवादी, अरे बस सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। एक बार नरसिम्हा राव जो पढ़ के सुनाना चाह रहे हैं उसको सुन लेते हैं हम लोग, बिल्कुल। उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। राव साहब, आप दे रहे हैं। यस नहीं, लेकिन इनसे बोलिए शीतल विकास पे कुछ जी, ये बोले। नीतीश कुमार जी का ये एनडीटीवी का वेबसाइट में लिखा हुआ है। ये पीटीआई का स्टोरी है, आप नेट पे सर्च कर लीजिए, आपके पास फोन है, पढ़ आप के सुना दीजिए ना, अगर आप बार-बार दिखा रहे हैं। अरेस्ट ऑफ एलिज्ड टेररिस्ट वायलेट्स, अरेस्ट ऑफ टेररिस्ट वायलेट्स ऑल नॉर्म्स, सेस एंड अपसेट नीतीश कुमार। ये जो स्टोरी है, ये जो मैंने कहा था, जो बेंगलुरु में जो आतंकवादी को जो अरेस्ट किया गया, उनका नाम है कफील अहमद। उनको यूपी, उनके आंध्रा और कर्नाटक के पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ा और नीतीश कुमार ने चिदम्बरम के सामने उनकी आपत्ति जताई, क्योंकि ये मेरे टेररिस्ट हैं, मेरे राज्य के टेररिस्ट हैं, आप कैसे उनको अरेस्ट कर सकते हैं? क्या कोई राज्य का टेररिस्ट होता है? कोई आप अपने राज्य के टेररिस्ट को उनका बचाव करते हैं? क्या यही आपकी गवर्नेंस है? केस ये था, हम बता दें वो केस क्या था। और इशरत जहां के बारे में बिना बताए बिहार में गए थे, बिहार में अरेस्ट करने गए थे। ये वो केस था जिसमें कि नीतीश ने अपोज किया था कि भाई हमें बिना बताए, हमें बिना नोटिफाई किए। सुन लीजिए, नहीं, आप गलत को पावर है, आप बिना जानते को पावर है अरेस्ट करने की। नहीं, एनके सिंह, नहीं, सुन लीजिए, ये मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूं आपके पास यदि समय है। शीतल जी, हाँ बोलिए। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार डिस्क्राइब्ड एज टोटली रॉन्ग। Nitish Kumar has described as totally wrong the arrest of a terrorist, from by Andhra and Karnataka police. He called this highly objectionable. ये कौन सा मुख्यमंत्री ये कहता है ये मेरे राज्य के टेररिस्ट को आपने कैसे पकड़ लिया? ये उनकी बयान है। वो किस हद तक आप गिर सकते हैं, किस हद तक आप वोट बैंक राजनीति कर सकते हैं। और दूसरा एक विषय है शीतल जी,
ये इन्होंने पाकिस्तानी वेबसाइट, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में इन्होंने एडवर्टाइजमेंट डाला है। नीतीश कुमार जी का एडवर्टाइजमेंट है ये पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में। आप किसको प्रभावित कर रहे हैं? कौन सा अखबार है? ऐड क्या है? ऐड क्या है? डॉन में ऐड क्या है? पढ़ के बता दीजिए। ये डॉन नहीं, डॉन में इनकी बैनर एडवर्टाइजमेंट है नीतीश कुमार की। आप थोड़ा स्क्रीन पर, पूरे स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ये डॉन के वेबसाइट पर नीतीश कुमार जी का बैनर एडवर्टाइजमेंट है। हम सुशासन देंगे बिहार में। अब बिहार में देने की दावा करते हैं, आप पाकिस्तान में क्यों प्रचार कर रहे हो भाई? उसका क्या महत्व है? चलिए इस पर जवाब लेते हैं हरिवंश जी से, और उसके बाद प्रेमचंद मिश्रा भी कुछ एक है, दूसरा। हाँ, ये मैं दे रहा हूँ शीतल जी। शीतल जी दूसरा भी है। शीतल जी, मैं इनको बताता हूं। देखिए, ये बीजेपी इस तरह से किसी भी पाकिस्तानी अखबार। चलिए जवाब ले लीजिए, जवाब सुनिए। अरे सुनिए ये सब बातें कर रहे हैं। अरे सुनिए, किसी भी अरे सुनिए यार, सुनो यार, किसी भी पाकिस्तानी अखबार को हमारे गठबंधन ने कोई विज्ञापन नहीं दिया है, ये एक सच्चाई है। ये पोर्टल वेब का दिया हुआ ऐड है, जो वेब का ऐड है, जो गूगल डिसाइड करता है। पता नहीं किसको दिया, नहीं दिया, बीजेपी ने भी दिया, हमने भी दिया, दूसरी पार्टियों ने दिया है। अब आइए दूसरी बात, जो जीवीएल कर रहे हैं तब से, अगर आपको यह लगा कि नीतीश कुमार ने बतौर चीफ मिनिस्टर इस तरह का बयान आतंकवाद, सुनिए, बतौर चीफ मिनिस्टर आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट रहते थे। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को कैसे बाहर में पकड़ लिया। तो आप उस सरकार में क्यों बने हुए थे? क्यों नहीं आप अपने आप को सरकार से बाहर किया? आप उसी नीतीश कुमार के मंत्री के खिलाफ कर रहे थे सत्ता के लालच में। सुनिए, बीजेपी ने उसी व्यक्ति के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में क्यों रहा? मिश्रा जी, आप उनके नीतीश कुमार के स्टैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। मिश्रा जी, आप नीतीश कुमार के स्टैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब? मैं उनके गठबंधन में इसलिए हूं कि उनकी छवि अच्छी है, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम किया है, सेक्युलर मिजाज के हैं, आगे भी अच्छा काम करेंगे। बिहार को डेवलपमेंट के रास्ते का, डेवलपमेंट का टेस्ट बिहार को दिया है नीतीश कुमार, हम इस देश के साथ हैं। लेकिन आप जो आरोप आज लगा रहे हैं, आपने उस समय क्यों नहीं कुछ बोला? जब आप मलाई चाट रहे थे तब आप क्यों थे? जब आप मलाई चाट रहे थे तब आप क्यों चुप थे? अरे मिश्रा जी, आप जवाब नहीं देना चाहते? आप नीतीश कुमार के स्टैंड को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? क्यों चाट रहे हैं आज? जवाब तो दीजिए ना। क्या राहुल गांधी क्यों उनके पैर को चाट रहे हैं? गलत वादे किए थे और गलत वादे इसके बाद क्यों? चलिए, तो ये मुद्दा पहले उठना चाहिए था, पहले क्यों नहीं उठा? तीसरे दौर के बाद अब क्यों ये मुद्दा उठ रहा है? इस पर हम जवाब लेंगे हमारे खास मेहमानों से। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, बड़ी बहस आप देखते हैं। फिर स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले बीजेपी के प्रवक्ता जीवी नरसिम्हा राव बता रहे थे उदाहरण देकर कि किस तरह नीतीश कुमार, उनके मुताबिक उनका यह आरोप है, किस तरह वो सॉफ्ट पेडल करते हैं आतंक पर, आतंकियों पर। उसके जवाब में आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इनके सिंह साहब? नहीं, उसमें तो एक्चुअल पोजीशन हम बता दें। ये 30 अगस्त 2013 की बात है। उस समय यासीन भटकल को जब अरेस्ट किया गया तो ये एक्यूजेशन था कि भटकल के कन्फेशन में ये भी है कि साहब बिहार में जो बोधगया में ब्लास्ट हुआ था उसमें हमने मैसेज दिया था। लेकिन फैक्ट ये है कि उस समय नीतीश कुमार ने 6 राज्य क्यू में लगे थे भटकल को रिमांड पे लेने के लिए, इंटरोगेट करने के लिए कि उनके रेस्पेक्टिव स्टेट्स में जो घटनाएं होती उसमें भटकल कहां था। बिहार में ये कन्फेशन था, मेरे ख्याल से लेना चाहिए था बिहार गवर्नमेंट को। लेकिन बिहार गवर्नमेंट का एक स्टैंड बड़ा क्लियर था कि चूंकि हमने पहले अरेस्ट नहीं किया, ये उस समय डीजीपी ने स्टेट किया था कि चूंकि हमने पहले अरेस्ट नहीं किया है तो अब हम रिमांड पे कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हमारे में एक्यूज वो है ही नहीं है। ये किस्सा हुआ था। हकीकत यह है कि उस समय यह आरोप लगा था नीतीश कुमार की सॉफ्ट पेडल किया है, क्योंकि बोधगया में उसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था ब्लास्ट में। ये पूरा किस्सा है जो कि हम चाहते हैं कि जनता को बता। बिल्कुल, राव साहब इस पर कुछ जवाब देना चाह रहे थे। अच्छा, इनके सिंह जी पत्रकार हैं जी, मुझे कुछ कहना और है। मैं समझता हूँ पत्रकारों को भी जीबीएल नहीं सुन लीजिए, नहीं, इनके सिंह जी बाकी पत्रकारों को भी थोड़ा इज्जत करते हैं। ये जो मैं इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट में दिखा रहा हूं आपको, ये इंडियन एक्सप्रेस में क्या लिखा है थोड़ा पढ़ लीजिए। वाई बिहार पुलिस डिड नॉट टेक भटकल ऑन रिमांड। इसमें एक्चुअली इनका एनालिसिस
जो एनके सिंह जी जो कह रहे हैं उसमें कहीं मेल नहीं खाती है। तो इसलिए हम कैसे माने जो एनके सिंह जी कह रहे हैं आप सच्चाई। आप जिस वेबसाइट पे देख रहे हैं आप ही को सब, भाई हम आप ही की बात कह रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो आप ही की बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जो वेबसाइट देख रहे हैं उसके अलावा भी मैंने वेबसाइट देखी है, वही आपका सोर्स है जो मेरा सोर्स है। ये कह रहे हैं कि मैंने उस समय रिपोर्ट किया था, मैंने ये इशू रिपोर्ट भी किया था। हकीकत यह है कि यासिन भटकल को डे 1 से ही बोधगया में एक कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, वो बिहार गवर्नमेंट ने नहीं लिया। यही मैं कह रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे। नवल किशोर कुछ बहुत देर से कहना चाह रहे हैं आरजेडी से। नवल जी, जी मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, यह जानना चाहता हूं कि अगर विकास पे आप अभ्यास चाहते हैं तो इनसे पूछें कि इन्होंने गुजरात मॉडल जिसकी बात करते हैं, गुजरात मॉडल एक्चुअली में धर्म के आधार पर वो जीतने का प्रयास किए हैं और जब भी चुनाव में जाते हैं तो धर्म और जाति का उपयोग करते हैं। विकास का इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और जहां तक आप जाति की बात करते हैं, सबसे पहले आरएसएस के मोहन भागवत ने इसे उठाया। दादरी का जो बात है, सबसे पहले उन्होंने उस पर चुप्पी साधी और दाल के विषय में, दाल, दादरी और दलित पे एक्सपोज हो गए हैं। उसके बाद इनको विकास का कभी चिंता नहीं आया और जब विकास पे इनके पास कोई बात ही नहीं है तो बिहार की जनता जो है वो कभी इनको जीतने नहीं देगी। चलो ठीक है, बिहार में यह मान आखिर में एक सवाल जो कि बहुत मौजूद है, बहुत लाजमी है, सभी सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है। वाजपेयी जी, चुनाव प्रचार का स्तर जितना गिरा है उसे रोकने के लिए चुनाव प्रचार आयोग क्यों कुछ नहीं कर रहा है, या फिर उन्होंने भी मान लिया है कि बिहार में इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। डेमोक्रेसी में चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन इसमें सबसे गंभीर मुद्दा ये है कि ये तू मैं तभी चुप होगी जबकि इलेक्शन कमीशन को कुछ टीट्स मिलेंगे, कुछ पावर मिलेंगे। आज की डेट में इलेक्शन कमीशन जो है सिर्फ वार्निंग करके छोड़ देता है। इसलिए जब तक इलेक्शन कमीशन को पावर नहीं मिलेगी और फुल पावर नहीं मिलेगी, हाई कोर्ट के बराबर स्टेटस नहीं मिलेगा, उसके ऑर्डर की अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जानी चाहिए, तब तक ये राजनेता चाहे 2 पक्षों के हैं चाहे 4 पक्षों के हैं, ये सुधरने वाले नहीं है। ये इस चुनाव में जो चल रहा है उससे ये साबित होता है। और इसके साथ साथ मीडिया की अकाउंटेबिलिटी भी उतनी जरूरी है कि कौन से टॉपिक पे डिबेट होनी है, कौन से पे नहीं है। जब जुडिशियल राजनेता तो सुधरने वाले नहीं, सुधरते हुए नहीं दिखा रहे, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार की जनता एकदम आंख कान खोल कर देखे उनके सामने जो क्या है, उनके समक्ष क्या है, और फिर उस आधार पर वो अपने नेता का चुनाव करे, उस पार्टी का चुनाव करे जिसे उसे लीड करना है। फिलहाल इस बहस में इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।